नमस्कार। सुबह के 10 बज चुके हैं। न्यूज एट 10 लेकर हम हाजिर हैं। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से फ्रांस के 2 दिवसीय दौरे पर G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में लेंगे भाग। सुरक्षा, ऊर्जा, अर्थव्यवस्था पर चर्चा संभव। पश्चिम बंगाल में 60 लाख विचाराधीन मतदाताओं में से अब तक 32 लाख आवेदनों का निपटारा। लगभग 12 लाख लोगों के नाम कटे। चुनाव आयोग ने दी जानकारी। काउंटर इंटेलिजेंस शाखा ने कश्मीर में की छापेमारी। आतंकवाद के एक मामले की जांच के तहत कार्रवाई। श्रीनगर, शोपियां और गांदरबल में चला तलाशी अभियान। आंध्र प्रदेश के मार्कापुरम जिले में बस में आग लगने से 14 लोगों की मौत, 23 लोग घायल। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। और अयोध्या में कल धूमधाम से मनाई जाएगी रामनवमी। तमाम तैयारियां पूरी। भक्ति, आस्था और भव्यता के अद्भुत संगम की साक्षी बनेगी रामनगरी। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। और आइए न्यूज एट 10 की शुरुआत करते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से फ्रांस के 2 दिनों के दौरे पर रहेंगे। वे G7 विदेश मंत्रियों की सहयोगी देशों के साथ होने वाली बैठक में भाग लेंगे। ये बैठक अबे डे वॉक्स डे सरने में हो रही है। उन्हें इस बैठक में शामिल होने का निमंत्रण फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोएल बैरोट ने दिया है। इस बैठक में दुनिया के प्रमुख देशों के विदेश मंत्रियों की वैश्विक मुद्दों जैसे कि सुरक्षा, ऊर्जा, अर्थव्यवस्था और बढ़ते संघर्ष पर चर्चा होने की उम्मीद है। भारत एक उभरती वैश्विक शक्ति के रूप में बैठक में इन मुद्दों पर अपनी राय और सुझाव रख सकता है। बैठक से इतर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कई देशों के समकक्षों से द्विपक्षीय मुलाकातें भी करेंगे। इन बैठकों में भारत के व्यापार, सुरक्षा और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने पर बात होने की संभावना है। विश्व व्यापार संगठन की 4 दिवसीय मंत्रिस्तरीय बैठक आज से कैमरून में शुरू हो रही है। बैठक में चर्चा के लिए निर्धारित प्रमुख एजेंडे में WTO सुधार, ई कॉमर्स, विकास के लिए निवेश सुविधा, मत्स्य पालन सब्सिडी, कृषि और विकास संबंधी मुद्दे शामिल हैं। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल करेंगे। इसमें वाणिज्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। इस बैठक में भारत छोटे किसानों और मछुआरों की आजीविका की रक्षा और डिजिटल व्यापार जैसे उभरते क्षेत्रों में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए नीतिगत गुंजाइश जैसे मुद्दों को प्रमुखता के साथ उठाएगा। भारत, चीन और अमेरिका सहित 166 सदस्य देशों के वाणिज्य मंत्री मध्य अफ्रीकी देश कैमरून के याओंडे में विश्व व्यापार संगठन के 14वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में कृषि, ई कॉमर्स और मत्स्य पालन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होंगे। मंत्रिस्तरीय सम्मेलन जिनेवा स्थित विश्व व्यापार संगठन का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। ये हर 2 साल में आयोजित होता है। पिछला मंत्रिस्तरीय सम्मेलन अबू धाबी में हुआ था। ये बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका द्वारा लगाए गए व्यापक शुल्क और पश्चिम एशिया संकट के कारण वैश्विक व्यापार बाधित हुआ है। भारत और अमेरिका ने सैन्य उपकरणों के सह विकास और सह उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने द्विपक्षीय रक्षा संबंधों की विस्तृत समीक्षा की है। नई दिल्ली में आयोजित 18वीं भारत अमेरिका रक्षा नीति समूह की बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। इस बैठक की सह अध्यक्षता रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और अमेरिकी युद्ध नीति उप सचिव एल्ब्रेज कोल्बी ने की है। माना जा रहा है कि बैठक के दौरान पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को लेकर भी विचारों का आदान प्रदान हुआ। रक्षा मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने जारी पहलों की समीक्षा की। रक्षा उपकरणों के सह विकास और सह उत्पादन के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की और संयुक्त अभ्यास, प्रशिक्षण दौरों और रणनीतिक आदान प्रदान के माध्यम से दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग को बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। चुनाव आयोग ने बताया है कि पश्चिम बंगाल में 60 लाख विचाराधीन मतदाताओं में से अब तक 32 लाख आवेदनों का निपटारा किया जा चुका है। इनमें से लगभग 12 लाख लोगों के नाम हटा दिए गए हैं। कल दूसरी सप्लीमेंट्री सूची प्रकाशित होने वाली है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के मुताबिक हर दिन वेबसाइट पर सूची प्रकाशित करने का लक्ष्य रखा गया है।
विचाराधीन 60 लाख मतदाताओं में से अब तक लगभग 12 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जाने से पहले प्रारूप और अंतिम सूची को मिलाकर एसआईआर प्रक्रिया के माध्यम से हटाए गए मतदाताओं की संख्या 63,66,952 थी। असम, केरलम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने की आज अंतिम तारीख है। इन राज्यों में चुनाव 9 अप्रैल को होने हैं और इसके लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 23 मार्च थी। आज दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसके बाद प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की जाएगी। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार नामांकन पत्रों की जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद के असम की 126 सीटों के लिए 789 प्रत्याशियों के नाम सही पाए गए हैं। केरलम की 140 सीटों के लिए 985, जबकि पुडुचेरी की 30 सीटों के लिए 366 प्रत्याशियों के नामांकन सही पाए गए हैं। इन राज्यों में नामांकन पत्रों की जांच पूरी होने के बाद राजनीतिक दल प्रचार में जुट गए हैं। असम में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कल 3 बड़ी रैलियां की हैं। और एलपीजी टैंकर जगवसंत आज भारत पहुंचने वाला है। यह गुजरात के कांडला बंदरगाह पर पहुंचेगा। जगवसंत सोमवार को फारस की खाड़ी से रवाना हुआ था। इसमें लगभग 47,612.59 मीट्रिक टन एलपीजी है और इसके साथ ही भारतीय एलपीजी पोत पाइन गैस भी देश में एलपीजी लेकर आ रहा है, जिसके कल सुबह तक न्यू मैंगलोर पहुंचने की उम्मीद है। पाइन गैस लगभग 45,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर भारत आ रहा है। सुरक्षित ट्रांजिट के बाद लगभग 540 भारतीय नाविकों वाले 20 भारतीय ध्वज वाले जहाज पश्चिमी फारस की खाड़ी क्षेत्र में उपस्थित हैं। जहाज रानी महानिदेशालय जहाज मालिकों, आरपीएसएल एजेंसियों और भारतीय दूतावासों के समन्वय से स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रहा है। इससे पहले एमटी शिवालिक और एमटी नंदा देवी लगभग 92,712 टन एलपीजी लेकर सुरक्षित रूप से भारतीय तट पर पहुंचे थे। और जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस शाखा ने आतंकवाद के एक मामले की जांच के सिलसिले में आज घाटी में 3 जिलों में छापे मारे। ये छापेमारी श्रीनगर, शोपियां और गांदरबल जिलों में की जा रही है। ये कार्रवाई सीआईके द्वारा हाल में दर्ज किए गए आतंकवाद के एक मामले की जांच के तहत की जा रही है। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए कहा है कि हाल में सीआईके थाने में दर्ज आतंकवाद संबंधी एक मामले की जांच के तहत अदालत द्वारा जारी तलाशी वारंट के आधार पर छापेमारी की जा रही है। और आंध्र प्रदेश के मार्कापुरम जिले में बस में आग लगने से 14 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में 23 लोग घायल हुए हैं। यह हादसा उस समय हुआ जब बस जगित्याल से कालीगिरी जा रही थी और बस बजरी से लदे एक टिपर ट्रक से टकरा गई थी। पुलिस के अनुसार कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं और उनका एक अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। बचाव दल मृतकों की पहचान करने और उनके परिजन के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहे थे और सत्यापन पूरा होने के बाद परिजन को सूचित भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने इस दुर्घटना में लोगों के मारे जाने पर दुख व्यक्त किया है। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है। जल्द हाजिर होते हैं। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर एमडीएच मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग
पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में स्थान दिया गया है। अमेरिकी डेटा एनालिटिक्स फर्म मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा किए गए नवीनतम वैश्विक सर्वेक्षण में उन्हें 68% अनुमोदन रेटिंग प्राप्त हुई है। 2 से 8 मार्च के बीच किए गए इस सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री मोदी अन्य वैश्विक नेताओं से काफी आगे हैं। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय परमेलिन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे मियांग दूसरे स्थान पर हैं। दोनों को 62% अनुमोदन रेटिंग मिली है। चेक गणराज्य और अर्जेंटीना के नेताओं को क्रमशः 57% और 56% अनुमोदन रेटिंग प्राप्त हुई है। इसके विपरीत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 39% अनुमोदन रेटिंग मिली है और वे शीर्ष 10 में शामिल नहीं हो सके। यूरोपीय नेताओं में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को 24% अनुमोदन रेटिंग मिली है, जबकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को 17% के साथ सूची में लगभग सबसे नीचे रहे हैं। और ये रैंकिंग कई देशों में वयस्कों की राय के साथ दिवसीय मूविंग एवरेज पर आधारित है। ये ताज़ा सर्वेक्षण ऐसे समय में आया है जब प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में सार्वजनिक जीवन में गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल को मिलाकर भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले नेताओं में से एक बन गए हैं। और देश के उच्च शिक्षण संस्थानों ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में फिर से अपनी धाक जमाई है। IITs, JNU और बिट्स पिलानी शीर्ष 50 में शामिल हुए हैं। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाय सब्जेक्ट की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 4 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IITs, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस यानी बिट्स पिलानी अलग अलग विषयों में दुनिया की टॉप 50 विश्वविद्यालयों में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। भारत ने विषयों और बड़े फैकल्टी क्षेत्रों में टॉप 50 में 27 स्थान हासिल किए हैं और ये उपलब्धि 2024 में प्राप्त 12 शीर्ष 50 स्थानों की तुलना में 2 गुने से भी अधिक है। दरअसल लंदन स्थित QS क्वाक्वेरेली साइमंड्स ने अपनी रैंकिंग का 16वां संस्करण बुधवार को जारी किया, जिसमें भारत ने शिक्षा संस्थान ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और इस रिपोर्ट में 100 से अधिक देशों के 1900 विश्वविद्यालयों में 21,000 से अधिक शैक्षणिक कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया गया, जिसमें 55 विषय और 5 व्यापक संकाय क्षेत्र शामिल हैं। और वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इस उपलब्धि पर शुभकामनाएं देते हुए एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि यह हमारे उच्च शिक्षा तंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह हमारे संस्थानों के मजबूत शैक्षणिक मानकों और बढ़ती वैश्विक उपस्थिति को दर्शाता है, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के गुणवत्ता, नवाचार और वैश्विक जुड़ाव पर केंद्रित दृष्टिकोण का समर्थन प्राप्त है। भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी को बड़ा कानूनी झटका लगा है। लंदन स्थित हाईकोर्ट की किंग्स बेंच डिवीजन ने उनके प्रत्यर्पण आदेश के खिलाफ कार्रवाई दोबारा शुरू करने की याचिका खारिज कर दी है। मामले को फिर से खोलने की अर्जी भंडारी पर फैसले के आधार पर दायर की गई थी। ये फैसला ब्रिटेन हाईकोर्ट ने रक्षा सौदों के बिचौलिए संजय भंडारी के मामले में दिया था, जिसमें उन्होंने भारत प्रत्यर्पण की स्थिति में यातना का खतरा होने की दलील दी थी और अदालत ने मानवीय आधार पर उनके प्रत्यर्पण से इनकार कर दिया था। इसी का हवाला देते हुए नीरव मोदी ने भी दावा किया कि यदि उन्हें भारत वापस भेजा जाता है तो उन्हें भी यातना का खतरा हो सकता है। हालांकि CBI के अधिकारियों ने कार्रवाई के दौरान इस दावे का खंडन करते हुए तर्क प्रस्तुत किए। अपना फैसला सुनाते हुए ब्रिटेन के हाईकोर्ट ने कहा है कि नीरव मोदी की याचिका ऐसे असाधारण परिस्थितियों के मानदंड को पूरा नहीं करती जिनके आधार पर मामले को दोबारा खोला जा सके। नीरव मोदी भारत में पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में वांछित हैं। वो वर्ष 2018 में देश छोड़कर भाग गया था और वर्ष 2019 में ब्रिटेन में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद ब्रिटिश अदालतों ने कई अपीलों को खारिज करते हुए उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने दुर्गा अष्टमी के अवसर पर माता को नमन किया। एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि मां महागौरी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उनकी दिव्य आभा हर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि और आरोग्य लेकर आए। आगे उन्होंने लिखा कि मां अम्बे में
भक्तों की अटूट आस्था होती है। माता के प्रति ये श्रद्धा और भक्ति उनके मनोबल को कभी कमजोर नहीं होने देती। और वहीं आज नवरात्रि का 8वां दिन है। अष्टमी का दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की उपासना को समर्पित है। इस अवसर पर देश भर में देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं, दिल्ली, मुरादाबाद और लखनऊ की, और इसके अलावा अयोध्या की। 4 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से हर्षोल्लास के साथ इस उत्सव को मनाया जा रहा है और भक्त बड़ी संख्या में मंदिरों में पहुंच रहे हैं मां के दर्शन के लिए। रामनगरी अयोध्या 27 मार्च को रामनवमी के पावन अवसर पर भक्ति, आस्था और भव्यता के अद्भुत संगम का साक्षी बनने जा रही है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में इस खास मौके के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और लाखों श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना को देखते हुए व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। मंदिर प्रशासन के अनुसार रामनवमी के दिन मंदिर पूरे दिन श्रद्धालुओं के लिए खुला रहेगा, जिससे देश विदेश से आने वाले भक्त सहजता से रामलला के दर्शन कर सके। कल सुबह 6:30 बजे से अनुष्ठान शुरू होंगे, जो 11 बजे तक चलेंगे। इसके बाद दोपहर ठीक 12 बजे भगवान रामलला का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान सूर्य की किरणें रामलला के मस्तक पर पड़कर दिव्य सूर्य तिलक का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करेंगी, जिसे LED स्क्रीन के माध्यम से भी प्रसारित किया जाएगा। इस खास अवसर पर भगवान को करीब 6 क्विंटल पंजीरी और 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया जाएगा। मंदिर परिसर में बधाई गान और फूल बंगला झांकी भक्तों के आकर्षण का केंद्र रहेगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दर्शन मार्ग पर मैट और छाया की व्यवस्था भी की गई है। शाम होते ही मंदिर का शिखर भव्य फसाड लाइटिंग से जगमगा उठेगा, जिससे पूरी अयोध्या नगरी दिव्य आभा से सराबोर नजर आएगी। अयोध्या आने वाले श्रद्धालु जो चाहे रामनवमी के लिए, लोग राम के जन्म के लिए आते हैं, पूरी अयोध्या में माँ सरजू का दर्शन कर स्नान करके सब आएंगे। सबके लिए दर्शन खुला रहेगा, कोई भी दर्शन उस दिन बंद नहीं होगा। प्रातःकाल भगवान का अभिषेक प्रारंभ होगा, वो 11 बजे तक चलेगा। 11 बजे के बाद भगवान का श्रृंगार होगा और श्रृंगार के बाद दोपहर भगवान का 56 भोग भगवान को अर्पित किया जाएगा। भोग आरती होगी, भगवान का जन्म होगा, 12 बजे जन्म की आरती होगी, सूर्य का तिलक होगा। और वहीं रामनवमी मेले को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। सुरक्षा व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए ADG जोन प्रवीण कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। भारी भीड़ को देखते हुए पूरे मेला क्षेत्र को जोन और सेक्टर में बांटकर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। शहर में रूट डाइवर्जन लागू रहेगा ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। राम मंदिर, हनुमानगढ़ी और कनक भवन सहित सभी प्रमुख मंदिरों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। स्थानीय पुलिस के साथ ATS और STF की टीमें भी सुरक्षा में तैनात रहेंगी। पूरी अयोध्या को CCTV कैमरों से कवर किया गया है, जिनकी निगरानी कंट्रोल रूम से की जाएगी। वहीं सरयू घाटों पर स्नान के दौरान सुरक्षा के लिए SDRF और जल पुलिस की तैनाती भी सुनिश्चित की गई है। 27 मार्च को अयोध्या में रामनवमी का पर्व भक्ति, भव्य आयोजन और अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्थाओं के साथ ऐतिहासिक रूप में मनाया जाएगा। 27 तारीख को यहाँ पर राम जन्म भूमि मंदिर में श्री राम नवमी का आयोजन है। इसी प्रकार से पूरे अयोध्या में श्री राम नवमी का आयोजन होगा। ये अयोध्या के कैलेंडर में एक सबसे महत्वपूर्ण इवेंट्स में आता है। बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं, तो इस आयोजन के दृष्टिगत आज कमिश्नर सर, ADG जोन सर, DIG सर, इन्होंने मौका मुआयना किया और साथ ही साथ अधिकारियों की मीटिंग ली। जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप दिया और आने वाले श्रद्धालुओं को कम से कम कठिनाई का सामना हो और उसके साथ साथ यहाँ पर क्राउड मैनेजमेंट प्रॉपर हो, कोई गुंजाइश ना रहे किसी चीज़ की। इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा हुई। रामनवमी का पर्व यहाँ बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाना है
और 19 तारीख से ही नवरात्रि का त्यौहार भी उसका प्रारंभ हुआ है। इन सभी व्यवस्थाओं को देखते हुए श्रद्धालुओं का आवागमन लगातार अयोध्या धाम में भारी संख्या में हो रहा है। तभी से लेकर के पूरे अयोध्या धाम में जोन्स और सेक्टर्स में गस्टेड ऑफिसर्स की निगरानी में फोर्स की डिप्लॉयमेंट किया गया है। 27 तारीख के लिए विशेष रूप से ट्रैफिक का एक बृहद प्लान जारी किया गया है। पार्किंग की व्यवस्था की गई है, ट्रैफिक डाइवर्जन की व्यवस्था की गई है और जो पैदल मार्ग है जहां पर चल के श्रद्धालु स्नान घाट, सरयू जी के घाट पर, नागेश्वरनाथ मंदिर, रामपथ, हनुमानगढ़ी, कनक भवन और राम जन्मभूमि और अन्य धार्मिक स्थानों के जहां पर दर्शन करते हैं, उन सभी क्षेत्रों में डिप्लॉयमेंट के साथ साथ सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगमता के लिए वहां पर सीसीटीवी कैमरास भी अधिक मात्रा में लगाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करें तो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि उनका इरादा बढ़ते पश्चिम एशिया संघर्ष को खत्म करने के लिए सीधी बातचीत करने का नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के बयान से ये संकेत मिला कि अगर उनकी शर्तें मानी जाएं तो ईरान जंग खत्म करने पर बातचीत करने को तैयार हो सकता है। हालांकि शुरुआत में ईरान ने इस प्रस्ताव को नकार दिया था और अमेरिकी बातचीत की संभावना का मजाक उड़ाया था। अरागची ने कहा है कि मध्यस्थों के जरिए संदेश भेजने का मतलब ये नहीं है कि अमेरिका के साथ बातचीत हो रही है। उन्होंने बताया कि अमेरिका ने अपने संदेशों में कुछ सुझाव दिए हैं जिन्हें ईरान के शीर्ष नेताओं तक पहुंचाया गया है। जरूरत पड़ने पर इस पर आधिकारिक रुख बताया जाएगा। और वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात वॉशिंगटन में एक कार्यक्रम में कहा कि ईरान के नेता बातचीत कर रहे हैं और समझौता करना चाहते हैं, लेकिन वे खुलकर ये बात कहने से डरते हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि उन्हें डर है कि या तो उनके अपने लोग उन्हें मार सकते हैं या फिर अमेरिका से भी खतरा है। ट्रंप की 15 बिंदुओं वाली योजना में ईरान से उच्च स्तर के समृद्ध यूरेनियम का भंडार हटाने, यूरेनियम संवर्धन रोकने, उसकी बैलिस्टिक मिसाइल योजना को सीमित करने और क्षेत्रीय सहयोगियों को मिलने वाली फंडिंग बंद करने की मांग की गई है। व्हाइट हाउस ने इस प्रस्ताव के विवरण सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया और चेतावनी दी है कि वो अपने हमलों को और तेज कर सकता है। ईरान ने पश्चिम एशिया में जंग रोकने के लिए अमेरिका की योजना को खारिज कर दिया है और इसकी बजाय अपना एक अलग प्रस्ताव पेश किया है। ईरान ने अमेरिका के सामने 5 शर्तें रखी हैं और उसका कहना है कि पश्चिम एशिया में छिड़ा संघर्ष अमेरिका की शर्तों पर नहीं बल्कि ईरान की शर्तों पर ही समाप्त होगा। क्या है ये 5 शर्तें, वो हम आपको बता रहे हैं कि दोबारा युद्ध ना हो, ठोस तंत्र बने और किस तरह से ये ईरान की जो 5 शर्तें हैं वो देखने को मिल रही हैं। युद्ध नुकसान की भरपाई, मुआवजा तय हो, ये ईरान की तरफ से शर्तें रखी गई हैं जो हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। हॉर्मुज स्ट्रेट पर अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिले, ये सब कुछ कहना है ईरान का और यही तमाम शर्तें हैं जिन पर कहीं ना कहीं ये पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है। वैश्विक शेयर बाजारों में कल कुछ सुधार देखा गया और तेल की कीमतें भी घट गई। ये तब हुआ जब खबर आई कि अमेरिका ने ईरान को प्रस्ताव भेजा है। निवेशक उम्मीद कर रहे हैं कि जंग खत्म हो सकती है क्योंकि इस संघर्ष ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित किया है और महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, बांग्लादेश की बात करते हैं। बांग्लादेश के राजबारी जिले में बस के नदी में गिरने से 23 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा बस के परिवहन नौका पर चढ़ने के दौरान पद्मा नदी में गिरने के कारण हुआ। बस में कम से कम 40 लोग सवार थे। मृतकों में कई महिलाएं शामिल हैं और कई यात्रियों के लापता होने की आशंका भी है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। कुछ यात्रियों ने किसी तरह से तैरकर अपनी जान बचाई, जबकि कई को स्थानीय लोगों और बचाव कर्मियों ने बाहर निकाला। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और राहत बचाव अभियान शुरू किया। करीब 30 फीट गहराई में डूबी बस को निकालने के लिए गोताखोरों के साथ अतिरिक्त टीमों को भी लगाया गया है। नाइजीरिया के उत्तर पश्चिमी प्रांत केब्बी में एक आपातकालीन सूचना पर कार्रवाई कर रहे नाइजीरियाई सुरक्षा बलों पर सशस्त्र आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला कर दिया। इस घटना में 10 सुरक्षा कर्मियों समेत 11 लोगों की मौत हो गई। केब्बी की प्रांतीय सरकार के प्रवक्ता यामा सार्की ने उनके अनुसार आतंकवादियों ने मंगलवार देर रात शांगा परिषद क्षेत्र में सुरक्षा बलों को तब निशाना बनाया जब वे संभावित हमले की चेतावनी पर कार्रवाई करने के लिए तैनात किए जा रहे थे। उन्होंने बताया कि मरने वालों में 9 सैनिक, 1 पुलिसकर्मी और स्थानीय निवासी भी शामिल है। और इसी के साथ न्यूज़ 10 में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।